चमोली में भारी बारिश के बाद कई जगहों से तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। अब बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर रडांग बैंड तक खासा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों को देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनी को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जगह जगह पर रोड की सुरक्षा दीवार टूट चुकी है। हनुमान चट्टी के पास पुल के बेसमेंट की दीवार भी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है, जिससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। और कंचनजंगा क्षेत्र में करीब 30 मीटर रोड वॉश आउट हो गई है। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना जानलेवा हो चुका है। चमोली में भारी बारिश की वजह से देवाल घाटी के सुदूरवर्ती गांव में जमकर तबाही हुई है। ब्रह्मताल के निचले हिस्से में बादल फटा, जिससे थराली वाण नंदा देवी राजात मार्ग भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे रोड का 40 मीटर हिस्सा बह गया है, जिससे वाण और कुलिंग गांव का संपर्क कट गया है। इतना ही नहीं, बादल फटने से 5 गांव की पेयजल लाइन भी बह गई है, जिससे ग्रामीणों के सामने पानी का संकट गहरा गया है। तो 5 गांव में पानी की लाइन भी बह गई और ये परेशानी लोगों को हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ब्रह्मताल के निचले हिस्से में बादल फटने की वजह से तबाही मची है। करीब 40 मीटर हिस्सा किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो वाण और कुलिंग गांव का भी संपर्क कट गया है। तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये समस्या आ रही है और ये तस्वीरें भी आप देखिए। देवाल घाटी के गांव में जमकर तबाही हुई है और पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर इस तरह की समस्याओं से 2-4 लोगों को होना पड़ता है और ऐसा ही कुछ यहां पर भी नजर आ रहा है। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हालातों को पहले की तरह सामान्य कर दिया जाए। 5 गांव में पानी की लाइन भी बह गई और जिसके चलते तमाम दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। नितिन, भारी बारिश के बाद तबाही होना आम है। पहाड़ों में हम देखते हैं कि कई तरह की दिक्कतें लोगों को आती हैं। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, किस तरह से कोशिश की जा रही है हालात को सामान्य करने की? जी, अगर चमोली की बात करें तो लगातार चमोली में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह से भी हल्की बारिश महसूस की गई है, लेकिन सबसे बुरे हाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो लगभग नंदप्रयाग से और चमोली तक बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर बंद है, जिसे खोलने का काम जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर ज्योतिर्मठ से लेकर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो हनुमान चट्टी से लेकर कंचनजंगा तक भी काफी जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनके भी बहुत ज्यादा बुरे हाल है। वहां पे भी जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे कई जगहों पर अतिवृष्टि होने के बाद लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ी हुई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी जगहों पर व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी। कल भी हमारे अधिकारियों से बात हुई थी तो सबने ये कहा कि विधानसभा सत्र होने की वजह से अधिकारी व्यस्त है। तो अब आज से बताया जा रहा है कि जो धरातल पर जो स्थितियां हैं उनको सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। एक और जहां चमोली जनपद में यात्रा चल रही है तो वहीं अब नंदा लोक राजजात भी की भी शुरुआत हो चुकी है। तो वहां पे भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ते वॉश आउट हुए हैं, उनको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। टिहरी के भिलंगना में आपदा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुढ़ाकेदार के गेवाली गांव में बादल फटने से 4 से 5 मकान मलबे की चपेट में आ गए और ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। मलबा और भूस्खलन से खेतों, पुलिया, संपर्क मार्ग को भी नुकसान पहुंचा है और एक स्कूल के कमरों में भी भारी मलबा घुस गया। मवेशियों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में बिजली और पानी की लाइन भी टूट चुकी है।
राजस्व, एसडीआरएफ और आपदा राहत टीम भी मौके पर पहुंची। मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के चलते केदार घाटी के ब्यून गांव में ऊपर बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हो गया है। केदारनाथ हाईवे से सटे 2 होटलों के भीतर मलबा घुस गया और रात में ही होटल के अंदर सो रहे पर्यटकों को दूसरी जगह पर सुरक्षित भेजा गया। इसके साथ ही पैदल मार्ग को भी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में शुक्रवार को गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर बढ़ रहा है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर पहुंच गया है 293.3 मीटर पर आ गया, जिसके चलते गंगा के किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। विकासनगर में कालसी चक्राता रोड पर पहाड़ से खिसके बोल्डर को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। बीते कुछ दिनों में काफी बड़ा पत्थर लोगों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। इस क्षेत्र के सबसे बड़े लैंडस्लाइड जोन में इस पत्थर का खिसक जाना प्रशासन के लिए बड़ा सरदर्द बना है, क्योंकि अगर पत्थर नीचे गिरता है तो 400 गांव को जोड़ने वाला पुल धराशायी हो सकता है। अब पहाड़ पर अटके बोल्डर को मोटी मोटी चेनों से बांधा गया। पूरे पत्थर को जाल से कवर किया गया, जिसमें जगह जगह सुराख किए गए और फिर सुरागों में क्रेकामाइट केमिकल डालकर पत्थर को चटकाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाएगा और सुरक्षित तरीके से यहां से हटाया जाएगा। और अब जो वो बोल्डर है उसको जो कोल्ड केमिकल एक्सप्लोजिव होता है, जैसा कि मेरी उनसे बात हुई, उसके माध्यम से उसको वो इस तरह ड्रिल करके उसमें डालने के बाद उसको थोड़ा एक्सप्लोजन करेंगे। हल्द्वानी में रोडवेज स्टेशन से लेकर मंगल पड़ाव तक लोगों को रोजाना जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन रोड को चौड़ा करना चाहता है, लेकिन रोड की दोनों तरफ बनी 101 दुकानें जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन रही है। कई महीनों तक हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने इस पर अपना निर्णय सुनाया। प्रशासन ने बाकायदा 2 दिनों के भीतर दुकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया, लेकिन शुक्रवार को दुकानदार एक बार फिर से हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना, लिहाजा प्रशासन की कार्रवाई ठीक रही। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने दुकान खाली करने के लिए दिए गए 2 दिन के वक्त को भी कम बताया। ऐसे में कोर्ट ने इन दुकानदारों को अब 10 दिन का वक्त दिया है। इस बीच दुकानदार एक बार फिर कानूनी लड़ाई तेज करने के मूड में हैं, जिसके लिए दुकानदारों ने मिलकर एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो इस मसले पर सरकार से लेकर कोर्ट तक में अपना पक्ष रखेगी। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। शैलेंद्र, लगातार व्यापारियों में जो गुस्सा था वो देखने को मिला और अब 10 दिन का वक्त भी कोर्ट की तरफ से उन्हें दे दिया गया है। क्या अब भी कुछ मांगे रहती हैं? देखिए शीनम, जरूर व्यापारियों में एक गुस्सा है। 101 दुकानदारों को प्रशासन की तरफ से यह फरमान सुनाया गया था कि वो 48 आवर्स में अपनी दुकानें खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन जो है फोर्सफुली जो है इन दुकानों को खाली करेगा। लेकिन इस बीच दुकानदारों का गुस्सा जरूर देखने को मिला। वो सड़कों पर भी उतरे और जो अधिकारी हैं उनसे भी मिले, और साथ ही जो कोर्ट का जो अंतिम रिलीफ का दरवाजा होता है वो भी उन्होंने खटखटाया। दुकानदारों का यही कहना है कि उन्हें जिस तरीके के सरकारी नियम है, सरकारी नियमों के मुताबिक मुआवजे दिए जाएं। अगर सरकार को यह जमीन चाहिए, रोड को चौड़ा होना ही होना है, तो फिर उन्हें नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। जबकि सरकार ने 101 दुकानों की प्रशासन ने सुनवाई की, जिसमें से महज 12 दुकानदारों को ही वैलिड माना गया, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसा प्रशासन का कहना है। तो ऐसे में जो मुआवजा मिलना है वो 101 में से महज 12 ही दुकानदारों को मिलना है। जो बाकी दुकानदार हैं उन्हें दुकानें खाली करनी होंगी, इस तरीके का फरमान सुनाया गया था। लेकिन सभी दुकानदारों का यह कहना है कि उन्हें जो नियत मुआवजा है, जो
सरकार के नियम के मुताबिक है, क्योंकि वो सालों से दुकानदारी करते आए हैं यहाँ पर और उनके पास रोजगार के दूसरे कोई साधन नहीं है और उनका पूरा का पूरा परिवार इसी पे डिपेंडेंट है। इसलिए सरकार को यह चाहिए कि जो भी मुआवजा नीति है वो तय करे और उसके मुताबिक ही उन्हें मुआवजा दिया जाए, अन्यथा वो दुकानें खाली करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि कल दोबारा से शुक्रवार को ये लोग हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे और हाईकोर्ट ने यही कहा कि एक बार फिर से प्रशासन इनकी बातें सुने, इनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक करे और उसके बाद तय होगा कि इन्हें दुकानें खाली करना है या नहीं करना है, या इनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं या नहीं है। और अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्रशासन को इनकी बात सुननी ही होगी। तो अगला 10 दिन का वक्त है, बहुत ही क्रूशियल ये दिन रहेंगे अगले 10 दिन। और व्यापारियों ने बाकायदा एक 12 सदस्यों की एक कमेटी बना दी जिसमें 12 व्यापारी शामिल हैं, बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल हैं, कुछ कांग्रेस के नेता शामिल हैं। ये सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की प्लानिंग कर रहे हैं। संभवतः 1 या 2 दिन में ये मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है उसके लिए भी एक बड़ी प्लानिंग करने की इनकी तैयारी है, ताकि एक बड़ा रिलीफ जो है इन्हें मिल सके और कम से कम अगर दुकानें खाली भी करनी पड़े तो इन्हें मुआवजा जरूर मिल सके, क्योंकि ये सालों से यहां पर दुकानदारी कर रहे हैं। तो इसलिए एक रणनीति बनाने की तैयारी हो रही है और आज जो है प्रशासन अपना एक नोटिस सर्व करेगा फिर से। जो 10 दिन का वक्त दिया जाना है वो कब से दिया जाना है ये तय करेगा और उसके बाद इन सब के दस्तावेजों की एक बार से फिर से सुनवाई होगी। जिन लोगों को लगता है कि उनकी सुनवाई प्रॉपर नहीं हुई है उनकी प्रॉपर फोरम पे सुनवाई होगी और जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, जो नगर आयुक्त हैं हल्द्वानी के, वो सब एक बार फिर से इनके दस्तावेज चेक करेंगे एसडीएम के पास, क्योंकि ये सारे दस्तावेज रहते हैं तहसील में। उनके फिर से एक बार दस्तावेज चेक होंगे कि कौन कौन से इनके पास दस्तावेज हैं और उसके आधार पर तय होगा कि दुकानों को टूटना है या किस तरीके का इनके मालिकों को मुआवजा दिया जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शैलेंद्र। टिहरी झील में क्रूज बोट टेंडर के मामले में फजीहत के बाद फाइनली सतपाल महाराज आज सामने आए और अपने बेटे का टेंडर में नाम निकलने पर सफाई दी। महाराज ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल, शुचिता इन्वेस्टर समिट जैसे शब्दों का उल्लेख किया। साथ ही ये भी जोड़ा कि वो अपने बेटे से आग्रह करेंगे कि वो टेंडर प्रक्रिया से अपना नाम वापस ले ले। सतपाल महाराज ने कहा कि 25 लोगों ने आवेदन किया था, इसमें एक मेरा बेटा भी था। महाराज ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। साथ ही सतपाल मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में शुचिता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सेशन समाप्त हो गया। सेशन का तीसरा और आखिरी दिन सुबह से लेकर शाम तक हंगामेदार रहा। कांग्रेस वॉकआउट के बाद दोबारा सदन में नहीं लौटी तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष की गैर हाजिरी में कामकाज निपटा दिया। गैरसैंण में विधानसभा सेशन के अंतिम दिन की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। सुबह 11 बजे सेशन शुरू होते ही विपक्ष ने आपदा पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने समय की कमी का हवाला देते हुए समय देने से इनकार किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस पर स्पीकर ने चर्चा के लिए आधे घंटे का समय दिया। चर्चा शुरू हुई तो आधा घंटा बोलने के बाद विपक्ष ने ये कहकर वॉकआउट कर दिया कि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा। विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी चर्चा चाहता था। इसके बाद विपक्षी विधायक वापस सदन में नहीं लौटे। आज 1 बजे तक सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहते थे और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र, करोड़ों रुपया जनता का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार लुटा रही है और सवालों के जवाब से भाग रही है। इसलिए आज हम सभी साथियों ने सदन से बहिर्गमन किया है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष ने अनुपूरक बजट समेत 7 विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करने का है। जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप लेंगे। वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे
और वो सदन का बहिष्क्रमण कर गए, लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। विधानसभा के मानसून सेशन के 3 दिन यानी कि पूरे 72 घंटे में सदन चला मात्र 18 घंटे 9 मिनट। इस पूरे सेशन के लिए विधायकों के 500 सवाल लगे थे, लेकिन जवाब मिले मात्र 109 सवालों के। इस पूरे सेशन के दौरान 3 दिन के दौरान 7 विधेयक पास किए गए और 2 विधेयकों को खामियों के चलते प्रवर समिति को सौंप दिया गया और इसके साथ ही विधानसभा का ये मानसून सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर दिया गया। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गैरसैंण। गैरसैंण में विधानसभा सत्र का समापन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई। विपक्ष अगर जल्दबाजी नहीं करता तो अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होती। सीएम धामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि लोन को कम किया जाए, रेवेन्यू में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित इलाके हमारी प्राथमिकता में हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश गैरसैंण में साल भर एक्टिविटी कराने की है। यहाँ पर भराड़ी सैंण में अच्छा अस्पताल और भराड़ी देवी का विशाल मंदिर बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है, इसके बाद जाकर एक बड़ी बैठक हम लोग इस पर करेंगे और जो भी जरूरी है यहाँ के लिए करेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी के। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। शाम होते ही गुलदार बस्तियों के नजदीक धमक पड़ता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। गुलदार रात में जल संस्थान के दफ्तर पहुंच गया और सोते हुए एक कुत्ते को उठाकर ले गया। इस घटना के बाद अब लोगों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। देहरादून आईएसबीटी पर मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप में नया मोड़ सामने आया। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली है कि पीड़िता के साथ पहले भी मुरादाबाद में दुष्कर्म की वारदात हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पचेल नगर थाने में पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की, जिसकी जांच के लिए दून पुलिस ने रिपोर्ट को मुरादाबाद भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से कमजोर मासूम के साथ मुरादाबाद में भी दुष्कर्म किया गया, जबकि देहरादून मामले में आरोपी की पहचान हो चुकी है। पीड़िता के द्वारा अपने बयानों में जो अभिकथन किया गया था कि उनके द्वारा पूर्व में भी देहरादून जनपद से किसी अन्य जनपद में, जो कि मुरादाबाद जैसा उनके द्वारा बताया गया कि वहां पर भी उनके घर पर उनके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया था, तो उसके संबंध में भी हमारे द्वारा तत्काल उसमें 0 एफआईआर जो है पंजीकृत कर ली गई। आखिरकार 1 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से नंदा के जयकारों से पूरा पहाड़ नंदामय हो गया है। शुक्रवार से नंदा के मायके में नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा शुरू हो गई है। नंदा धाम कुरुड़ के सिद्धपीठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पौराणिक लोकगीतों और जागर गाया। हिमालय की देवी मां नंदा को हिमालय के लिए विदा किया। इस अवसर पर दूर दूर से आए श्रद्धालु भी काफी भावुक हो गए। मां नंदा की डोली को कैलाश पर विदा करते वक्त काफी भावुक हो गए। नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा 10 सितंबर को उच्च हिमालयी बुग्यालों में संपन्न होगी। उत्तरकाशी में बागागढ़ी पट्टी में पौराणिक दूध गाडू फुलोई मेले का आयोजन हो गया है। क्षेत्र के आराध्य भगवान हरि महाराज और खंड द्वारी देवी की पूजा के साथ मेले का उद्घाटन हुआ। मेले में बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग शामिल हुए हैं और अपने आराध्य हरि महाराज के चरणों में दूध चढ़ाया। देवडोलियों से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। गांव वालों का कहना है कि हरि महाराज क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता हैं और जब कभी भी जनपद में सूखा पड़ता है तो लोग भगवान हरि महाराज की पूजा करते हैं और उसके बाद ही बारिश होती है।
नैनीताल जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अपनी आपदा की तैयारियों को जांचा परखा। भीमताल विकास भवन में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी विभागों को भूकंप की सूचना के साथ तत्काल पहुंचने के निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद एसडीआरएफ के साथ पुलिस, जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आपदा की स्थिति में रेस्क्यू किया गया। बचाव के लिए अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी जांचा गया। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पौड़ी में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। सभी अस्पतालों में डेंगू को लेकर अलग वार्ड बनाए गए। अभी तक 6 केस एलाइजा पॉजिटिव पाए गए। विकासनगर के लोहारी में नाले में बहने से एक युवक की मौत हो गई। युवक एक कंपनी में काम करता था, नाले के तेज बहाव में बह गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार चुनाव के लिए वीरेंद्र अधिकारी को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। टिहरी में सीडीओ ने आपदा प्रभावित घुत्तू क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। नई टिहरी शहर में गुलदार की दहशत कायम है, जिसके चलते शाम होते ही घरों में लोग कैद हो जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के त्यूखर गांव में इन दिनों जंगली भालू की दहशत है। इन दिनों यहां की बस्तियों के नजदीक वो दिख रहा है। गुप्तकाशी में उप जिला चिकित्सालय निर्माण की कवायद तेज हो गई है। डीएम सौरभ गहरवार ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। 10% क्षैतिज आरक्षण मिलने के बाद नैनीताल के आंदोलनकारियों ने सभा का आयोजन किया। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई। जन्माष्टमी के रंग में अब तीर्थ नगरी ऋषिकेश भी रंगने लगी है। मधुबन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए विशेष प्रबंध किए गए।